यस सर। ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? यस सर। चलिए स्टार्ट करिए। हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन, हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन के पास्ट ईयर्स के मेडिकल के सवाल लगा रहे थे, पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है ना। जिसमें से हम लोगों ने रोटेशन मोशन के सारे सवाल लगा दिए थे और सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन के 4-5 सवाल हुए थे। आज हम लोग उसको खत्म कर देंगे। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से सुनिए। बेसिक्स क्लियर है ना इसके? यस सर। नहीं होगा बाद में, फिर पढ़िए। A man of 50 kg mass is standing in a gravity-free space. एक मैन है जिसका मास है 50 केजी। खूब बढ़िया समझिए, एक मैन है जिसका मास है 50 केजी और वो एक ऐसी जगह पर है जो ग्रेविटी फ्री है, यानी वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ठीक है ना। वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। इसको याद दिला दीजिएगा जाते समय, जाएंगे तो याद दिला दीजिएगा, कुछ काम है ना, भूल ना जाए। तो अब देखिए, एक आदमी है 50 केजी का जो कहाँ पे खड़ा है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, ऐसे स्पेस में खड़ा है। फिर आगे की बात बोलिए बेटा। At a height of 10 meter above the floor. ये फ्लोर है और इस फ्लोर से 10 मीटर ऊंचाई पे खड़ा है। फिर आगे बोलिए। He throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed 2 meter per second. एक स्टोन है जिसका मास है 0.5 केजी और किस स्पीड से फेंकता है? 2 मीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से एक आदमी ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, एक आदमी ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में होगा तो आदमी कहाँ जाएगा? आप नीचे क्यों अर्थ पे टिके हैं? क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आप हवा में तैरेंगे। एक आदमी अर्थ से 10 मीटर ऊपर हवा में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। एक पत्थर जिसका मास इतना है, आदमी का मास 50 केजी दिया, पत्थर का मास इतना दिया, उसको 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो नीचे फेंकता है। आगे बोलिए। When the stone reaches the floor, जब ये स्टोन फ्लोर पे पहुंचता है, the distance of the man above the floor will be. इस आदमी का डिस्टेंस फ्लोर से ऊपर कितना होगा? तो अब खूब गौर से इस क्वेश्चन को समझिए। एक क्वेश्चन भी अब तक नहीं हुआ है जो बताया ना गया हो, कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट पे लगा। कोई किताब नहीं, सिर्फ वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, सवाल लगाइए। आप ये बताइए, आदमी हवा में है और पत्थर को नीचे फेंकेगा तो ये, हाँ बहुत सही, दिमाग चल गया, दिमाग चल गया। ये सब स्टेज बच्चों की तब आती है जब आखिरी पहुंच गए, आपकी शुरू से ही चल रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 100%। जैसे आपने ऐसे फेंका, ऐसे आपने फेंका तो क्या होगा? इसमें एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है, कोई बाह्य बल है, सिस्टम इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम है। यानी आदमी ने पत्थर पे नीचे की ओर फोर्स लगा के फेंका तो पत्थर ने आदमी को ऊपर एक्शन बराबर रिएक्शन। इंटरनल फोर्स से क्या मोमेंटम चेंज होता है? नहीं। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है? 0। तो फाइनल में क्या होगा? 0। तो फाइनल 0 होने के लिए क्या होगा? अगर 1/2 × 2 की रफ्तार से नीचे मोमेंटम आया तो ऊपर मोमेंटम कितना आएगा? ऊपर कितना आएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मान लीजिए वेलोसिटी मैन की ऊपर v हो जाती है। जब वो पत्थर नीचे फेंकेगा तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी ऊपर v है, तो ऊपर की डायरेक्शन में उसका मोमेंटम ये हो गया और नीचे के डायरेक्शन में इसका क्या हो गया? 1/2 × v। ये दोनों मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी तो नेट मोमेंटम फाइनल भी 0 होगा। इनिशियल 0 था, इनिशियल 0 ये कट गया, यानी वेलोसिटी 1/50 मीटर पर सेकंड। 1/50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आदमी ऊपर जाएगा पत्थर को फेंकने के बाद। इतना समझ गए? Yes sir. क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब देखिए, अगर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसने पत्थर फेंका, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पत्थर फेंका, तो चूंकि ग्रेविटी नहीं है, चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, इसलिए इस कांस्टेंट स्पीड से पत्थर जमीन पे आएगा। यस और 10 मीटर चलने में पत्थर को समय लगेगा 5 सेकंड। डिस्टेंस बाय स्पीड, 5 सेकंड टाइम में वो पत्थर क्या होगा? पहुंच जाएगा फ्लोर पे, फ्लोर पे पहुंच जाएगा। और इस 5 सेकंड के टाइम तक वो 1/50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। बात समझ में? तो उस 5 सेकंड में ये आदमी कितना दूरी ऊपर चलेगा? 1/50 × 5 यानी 1/10 मीटर। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक। और पहले वो कितना ऊपर था? 10 मीटर। तो 10 मीटर प्लस 1/10 मीटर यानी 10.1। बात समझ में? समझ में आ गई? ये अच्छे क्वेश्चंस में से, ये अच्छे क्वेश्चंस में से। और देखिए, सुन लीजिए,
एकाएक मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा सकता ना यार, मेरे पास कोई, मैंने कल ही बोला था दिव्य दृष्टि तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप अभी 3 चैप्टर मैंने दिखाया है, अभी मैं आपको जब फरवरी मार्च तक जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, सब चैप्टर लोड कर दूंगा इसे, ठीक है ना। वही कंप्लीट वीडियो ही कंप्लीट पैकेज होगा, जिसके लिए लाखों रुपए लोग लेते हैं, उससे भी ऊपर लेते हैं, कंप्लीट पैकेज आपका, ठीक है ना। बस ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 2 person नेक्स्ट पढ़िए। 2 person of masses 55 kg and 65 kg. 2 person of masses 55 kg and 65 kg respectively. 2 आदमी हैं जिनका मास 55 किलो और 65 किलो है। 2 आदमी हैं जिनका मास 55 किलो और 65 किलो है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. फिर Are at the opposite ends of a boat. आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ अ बोट। एक बोट है, इसके अपोजिट एंड पर 2 आदमी हैं जिनका मास 55 केजी और 65 केजी है। फिर आगे बताइए। The length of the boat. यहाँ तक की सब बात आ रही है ना? Yes, इसमें आ रही है ना? लेंथ ऑफ द बोट कितनी दी हुई है? 3 meter. 3 मीटर। फिर आगे पढ़िए। And weight 100 kg. और इस बोट का वेट है 100 केजी। फिर आगे पढ़िए। The 55 kg man walked up to the 65 kg man. ये आदमी मांगे 55 केजी का है, ये चुपचाप वॉक करके इस आदमी के पास चला जाता है, यही कह रहा है। फिर And sits with him. अच्छा, ये दोनों साथ में बैठ के कर लेते हैं। साथ में क्या करते हैं? ये यहाँ से चल के यहाँ चला जाता है। फिर आगे बताइए। If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. अब बताइए, सुनिए, ये बोट कहाँ है? एक स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर यानी कि वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। Yes, sir. स्टिल वाटर यानी कि वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? तो जब ये आदमी चल के यहाँ तक आता है, तो अगर इन 2 आदमियों को और इस बोट को एक सिस्टम माने तो, अगर इन 2 आदमियों और इस बोट को एक सिस्टम माने तो, ये आदमी जब यहाँ से चल के यहाँ आता है, तो क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा या इंटरनल फोर्स ही था? जब ये आदमी चल के यहाँ से यहाँ आता है, तो सिस्टम में कोई, अगर इन 2 आदमियों सर चल रहा है तब तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। नहीं चल रहा है तो इंटरनल फोर्स लग रहा है। आदमी बोट पे फोर्स लगा रहा है, बोट उस पे लगा रहा है। Yes, sir. एक्शन रिएक्शन। Yes, sir. आदमी बोट पे फोर्स लगा के आगे जा रहा है। Yes, sir. और बोट उसके ऊपर दूसरे डायरेक्शन में लगा रही है। Yes, sir. तो ये बोट और आदमी को अगर हम सिस्टम माने, तो बोट ने आदमी पे लगाया, आदमी ने बोट पे लगाया, तो ये फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं। तो मैंने एक बात आपसे बताई थी सेंटर ऑफ मास के संदर्भ में कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बताई थी कि नहीं? मेरे वीडियो में है कि नहीं? Yes, sir. उसके अलावा मैं किसी बात का इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये आपको पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है बेटा सिस्टम का, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, तो बहुत लोग कैलकुलेट करने लगेंगे। आप सीधे 0 मार दीजिए, 0 आंसर मिलाइए। 0 आ गया? Yes, sir. 0 आ गया। आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसे इतना कई बार होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देते हैं, इतना बड़ा, पढ़ने में ही लोग लगता है कि क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तड़ से देखकर आप मार देंगे। कहीं इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है। इसमें तो फंडा क्लियर होना चाहिए ना कि इंटरनल फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा। दूसरा सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया, तो इंटरनल फोर्स है, पहले आप इसको डायग्नोस करिए। फिर अगर इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। 0 देख के मार देंगे। बात समझ में क्लियर हो गया? आंसर मिल गया? नेक्स्ट पढ़िए बेटा। 2 spheres A and B इसको यहाँ बता दीजिएगा। 2 spheres A and B, बोलिए। of mass M1 and M2 respectively. 2 spheres जिनके मास, 2 spheres A और B जिनके मास M1 और M2 हैं। 2 sphere A और B, 2 sphere A और B जिनके मास M1 और M2 है रिस्पेक्टिवली। Collide. आपस में आके टकरा जाते हैं, कोलाइड कर लेते हैं। फिर A is the rest initial and B is moving with velocity v. अच्छा, A क्या है? रेस्ट पर है, यानी इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। और B किससे मूव कर रहा है? वेलोसिटी V along x axis. अच्छा, B चलिए x एक्सिस मान लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को मूव कर रहा है। मान लीजिए ये डायरेक्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अज्यूम कर लीजिए। V स्पीड से M2 मास का स्फीयर आके
एक m1 मास का स्फीयर जो रेस्ट है उससे टकराया था, फिर Yes, sir. After collision, V has a velocity v by 2 in a direction perpendicular. आफ्टर कोलिजन b हैज अ वेलोसिटी, Yes, sir. कितनी हो जाएगी v by 2 इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, फिर To the original direction. हाँ तो ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे था और इसके परपेंडिकुलर ऐसे चला गया टकराने के बाद, फिर The man A moves after collisions in the direction. अब बस ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो मैन है कि ये मास ये मास टकराने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पूछ रहा है। गौर से सवाल को समझिए। जब ये इधर से था तो ये इधर ही जाएगा ना। एक मिनट सुनिए, ऐसे वैसे नहीं करेंगे, आपको जो बेसिक्स बताएं उस पे जाइए, जितने बेसिक्स बताए हैं उसके अलावा एक वर्ड का भी इस्तेमाल करें तब बताइएगा। आप बेसिक्स को बढ़िया समझिए। ये बॉल आगे से टकरा जाती है, इसका मास m2 इसका मास m1 है, ये रेस्ट पर है, ये 20 स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है ना, 20 स्पीड से मूव कर रही है। टकराने के बाद ये अपने डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं चली जाती है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी, ये पूछ रहा है। अब इसमें ध्यान से देखिए, जब ये इससे टकराती है तो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, बोलिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? जो फोर्स लगा वो इंटरनली था। भाई दो बॉल आके आप आपस में टकराएं तो दोनों में एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। दो बॉल आके आपस में टकराई, एक रेस्ट में थी, एक आके उसमें टकरा गई, तो दोनों में जो फोर्स लगा वो इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन, तो बाय बल नहीं है, तो क्या चीज कंजर्व रहेगी? लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का, बस इतना करना है। तो लीनियर मोमेंटम क्या था इनिशियल? m2v। इनिशियल लीनियर मोमेंटम m2v था, इसका तो 0 है, तो m2v + 0 = फाइनल मोमेंटम, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब आप देखिए इनिशियल, अगर आप इस डायरेक्शन को आप मानिए -i, इसको मानिए -i, ठीक है ना, और इसको मानिए आप j मानिए। देखिए इस इधर देखिए, गौर से देखिए, बस मोमेंटम आप कंजर्व कर देंगे, बात समझ गई। तो अब देखिए कि इधर देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से ना मानिए, चलिए ऐसे ही मान लीजिए, तो अब आप देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये v/2 से ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो v/2 से ये ऊपर चला गया, तो इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m2v/2, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम हो गया m2, के टाइम है पूरा, इस डायरेक्शन में क्या हो गया? m2v/2। इतनी बात समझ गए। अब देखिए क्या कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम क्या था इधर, वो क्या था? m2v इधर इनिशियल मोमेंटम था, और फाइनल मोमेंटम हो गया m2v/2, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को आप मान लीजिए यूनिट वेक्टर i है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i है, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लीजिए j, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? m2vi, इसका तो 0 है, और फाइनल क्या होगा? m2v/2 j, ठीक है ना, और प्लस m1, और ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, तो m1xi + yj मान लीजिए, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए ये जब इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा m2vi - m2v/2j = m1 और xi + yj, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। अब दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये i और j है तो i और j कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? m2v = m1x, पहले i को कंपेयर करिए, m2v = m1x, पहले i कंपेयर करिए, फिर j को कंपेयर करिए, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कर दिया, बात समझ आ रही है। इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम था m2vi, यस सर, और फाइनल मोमेंटम ये प्लस ये होगा, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ये बराबर दिस प्लस दिस, ऐसे लिखेंगे, तभी तो होगा। Yes, sir. फाइनल मोमेंटम ये ऐसे से होगा, थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m2vi = m2v/2j और प्लस m1xi, ठीक है ना, और प्लस m1yj,
ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें से अब आप और करिएगा तो अब क्या हो जाएगा m2/2v इसको और प्लस m1y जे का टर्म कॉमन ले लीजिए, जे का टर्म कॉमन ले लीजिए और उसी तरीके से आप इसका टर्म कॉमन लीजिए, i का टर्म कॉमन ले लीजिए। तो i का टर्म कॉमन लेंगे तो i में एक ही टर्म है ही है, तो कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा m2v इज इक्वल टू m1x। यस सर, ठीक है ना। बढ़ जाएगा। तो x कितना होगा, इस तरीके से x कितना होगा, x हो जाएगा m2v अपॉन m1, ठीक है ना। तो आप इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता लग गया, इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे tan थीटा बराबर y/x, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझे? पहले आप मान लीजिए, पहले आपको पता नहीं किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप xi + yj मान लीजिए। यस सर, पहले फिर से सुनिए, सवाल को आराम से सुनिए, लगातार बोलते बोलते तो आप भी इंसान हैं, थक जाते हैं कभी। लेकिन ऐसा है इस मजा आ रहा है, मजे में रहिए, मजे में रहेंगे तभी मजा आएगा, तभी सीखेंगे। तनाव में थोड़ा कोई सीखता है। मौज लिए, समय समय से मौज लिए, अभी हम बहुत मौज दिलाएंगे, यहाँ पर पीड़ा बहुत शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा ही मौज हो जाता हाँ तो भाई 15 मिनट जो लेट आना है, लेकिन ज़्यादा मजा नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा मजा जो है वो सजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर देखिए ये बॉल ए है रेस्ट पर, गौर से देखिए ये बॉल किस पे है, रेस्ट पर, और ये बॉल m2 मास की है, ये बॉल m1 मास की है और ये रेस्ट पर है। m2 मास की बॉल v स्पीड से इस डायरेक्शन में आगे से टकरा जाती है। यस सर, टकराने के बाद इस बॉल की स्पीड इस डायरेक्शन में v/2 हो जाती है, एक कह रहा है। तो इस बॉल की स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो 1,01% वही है कि चूंकि टकराने में केवल इंटरनल फोर्स लगा, एक्शन रिएक्शन लगा, इसलिए उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो हमने क्या किया, पूछ रहा है किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमको नहीं पता है, हमने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i माना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j माना, तो हमने माना कि वो xi + yj डायरेक्शन में जा रही है, ये एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम कर लिया। ये एज्यूम करने के बाद इनिशियल मोमेंटम ये हो गया और इसको बराबर कर दिया फाइनल मोमेंटम से, ठीक है ना। और उसके बाद दोनों टर्म को कंपेयर कर लिया और हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया, और जिस एंगल पे जाएगा वो एंगल थीटा = tan इनवर्स y/x होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसको आप कैलकुलेट कर लिया, 101% आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल आएंगे हम आपके सामने रहेंगे। इसमें हम मोटा मोटी आपको बता देना है कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में। देखिए ये मोमेंटम इधर हो गया और इनिशियल ये था, ये ऐसे हो गया, फाइनल भी इधर ही होना चाहिए, फाइनल भी इधर ही होना चाहिए। फाइनल इधर तब होगा जब ये दूसरी वाली बॉल ऐसे जाएगी, इसका एक कंपोनेंट इसके बराबर होगा और दूसरा कंपोनेंट इसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है ना। या तो वेक्टर फिगर ड्रा करके सीधे करिए तो 2 स्टेप में आ जाएगा, ऐसे भी कर लीजिए। अगर फिगर ड्रा करके आप करेंगे तो 2 स्टेप में आ जाएगा। देखिए इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, टकराने के बाद ये वाली बॉल ऐसे गई, तो ये वाली बॉल अगर ऐसे जाएगी तो इसका ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मोमेंटम को 0 करेगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देगा जो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। तो अगर फिगर ड्रॉ करके करिए तो फट से ऐसे भी हो जाएगा। मान लीजिए थीटा एंगल पे जाता है, मान लीजिए थीटा एंगल पे जाता है तो क्या हो जाएगा, और इस v डैश स्पीड से जाता है, एज्यूम कर लिए थीटा एंगल पे जाता है, v डैश स्पीड से जाता है, ऐसे करिए तो 2 स्टेप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m2v डैश cos थीटा, m2v डैश cos थीटा बराबर इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा m2v, ठीक है ना, m2v। एक इक्वेशन ये होगा। दूसरा आप देखिए, दूसरा देखिए ये m1 m2 m1 है, ये m1 ऐसे जाएगा ना, ये वाला ऐसे जाएगा, वो तो से गया तो m1 हो गया। अब देखिए इसका इस डायरेक्शन में जो होगा वो होगा m1v डैश sin थीटा, m1v डैश sin थीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर, m2v/2। ये दूसरा इक्वेशन होगा। इस तरीके से भी आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? आ रही। इससे आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे इससे देखिए, इससे एक स्टेप में हो गया, इससे एक स्टेप में हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो m1v डैश कट गया, मान लीजिए उल्टा करके डिवाइड करते तो ये आ गया आपका cot थीटा
cot थीटा आ गया और m2 भी कट गया और 1/1/2 यानी 2 यानी tan थीटा बराबर 1/2 यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यस सर, करेक्ट आ गया ना? यस सर। इसे एक स्टेप में आ गया तो तुरंत ही थोड़ा सा इसमें दो आंसर है। दो आंसर पॉसिबल है, सुन लीजिए। एक तो ऐसे भी जा सकता है Yes, sir. और एक तो थीटा पॉजिटिव हो सकता है, थीटा नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ सर, नेगेटिव Yes, sir. हाँ, एक थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों केस बन सकते हैं। Yes, ठीक है sir. ना? एक तो ऐसे जाएगा तो भी इस डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना? वैसे क्या तो हाँ, वो भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इस तरीके से आपका दो चीज बन जाएगी और फिगर से देखिए 1 मिनट में हो गया और नहीं तो हम थोड़ा इस कैलकुलेट ये इससे भी होगा, ठीक है ना? थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग गया इस क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। दो तरीके आपको पता लग गया लगाने के, एक तरीका ये, एक तरीका ये। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? यस फिर नेक्स्ट बोलिए। two particles of masses m1 and m2 moves Two particles of masses, m1 and 2 two particles of masses m1 and 2, बोलिए। moves with inertial velocity u1 and u2 दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 से मूव करते हैं। फिर on collision one of the particle get excited to higher level। on collision one of the particle get excited to higher level। yes sir। फिर after absorbing energy हाँ, ठीक है आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, हाँ सर ये टाइप का बना हुआ है इस तरह की एनर्जी, हाँ ठीक है। if final velocity of particle be v1 and v2 then we must have अच्छा देखिए, इनिशियल ये है, फाइनल v1 v2, यही ना कह रहा है? यस सर। हैं? देन वी मस्ट है क्या? then we must have बस ये सर तो यार वी मस्ट है, मैं ऑप्शन क्या दिया बताइए? ऑप्शन है सर पहला हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस 4। माइनस ई, यस सर जब ई इनके टर्म में और ई की टर्म में दिया है Yes. तो यार तो सिंपल है यार, शुरू में एनर्जी ये थी ना, यस सर। उसमें जब ई जुड़ गई तो ये हो गई, तो ये सब भी बताना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही आंसर चेक करिए, यस सर आंसर चेक करिए। यस सर, करेक्ट करेक्ट है? यस तो अब देखिए, नीट और आईआईटी का मतलब ये नहीं है कि सवाल बहुत खतरनाक है। तो माइनस किया है तो माइनस कैसे, इसमें से जुड़ेगा तब तो ये आएगा, सर इसमें माइनस किया है वैसे माइनस दिखाएगा। सेकंड आंसर है माइनस क्या पढ़िएगा क्वेश्चन तो? two particles of masses m1 and 2 हाँ। moves with inertial velocity u1 and u2 हाँ on collision हाँ। one of the particle get excited to higher level हाँ। after absorbing energy e if final velocity of particle be v1 and v2 हाँ, then we must have तो इनिशियल एनर्जी में से जब ई ऐड किया तभी तो फाइनल मिली, प्लस ई होगा। माइनस है इसको आप गोला बना दीजिए, हमारा हम आफ्टर एब्जॉर्बिंग इसमें गलत भी हो सकता है। अब गोला बना दीजिए, अब गोला इसमें जब एब्जॉर्ब किया तभी तो ये होगा, तो इधर नहीं होगा हैं? वही जब ये टकराने के बाद उसने एब्जॉर्ब किया एनर्जी, लिबरेट किया नहीं, तो इनिशियल एनर्जी प्लस एब्जॉर्ब बराबर फाइनल एनर्जी, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है ना। बस अभी कर दे रहे हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में कर दे रहे हैं। हाँ, फिर ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्या है? two spherical bodies of mass m and 5 m टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m और 5 है। वो आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है, इसमें माइनस ही दे रहा है। यस सर। वो गलत भी हो सकता है और हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि इधर सर साफ क्या है लेना सर से नहीं, ये वाला आंसर में माइनस दे रहा है, माइनस ही है बस। तो उसको गोला ऐसे बना दीजिए, तो हम उसको बाद में देखेंगे। एकदम हम 99 सर क्वेश्चन को ये बना दिए नहीं रुकिए, हाँ ठीक है, 99% श्योर है कि वो उसमें मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना, हो जाता है कभी थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बोलिए, इधर का सब दिख रहा है? हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। two spherical bodies हाँ। of mass m and 5 m सर m कैपिटल है हाँ, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जिनमें एक का मास कैपिटल M है, दूसरे का मास कैपिटल 5 है, ठीक है। and radii r a and 2 r एक का रेडियाई r है और दूसरे का रेडियाई क्या है? 2r। are released in
free space with initial separation between their center equal to 12 r. इन दोनों के सेंटर के बीच जो इनिशियल सेपरेशन है Yes, sir. वो कितना है? 12 r. If they attack हाँ, each other due to gravitational force. अब चुप हो जाइए, पहले सवाल को समझिए, गौर समझिए। अरे कुछ नहीं है, जो बोला है, हाँ, जो बोला है, झूठे नहीं डरा जाता है, ठीक है ना? मान लिया किसी को ना भी देना हो, तो झूठे नहीं डरा जाता। ये छोड़ो कि हम बताए हैं ना कि सुनिए, जो भी क्वेश्चन होता है, चाहे किसी भी कंपटीशन में, ये मत सोचिए कि कॉन्सेप्ट बोर्ड के अलावा होता है। बोर्ड को अच्छे से पढ़ना होता है। आप काम चलाओ बोर्ड पढ़ लीजिए तो आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छे से ही बात समझ के करिएगा। बस ये सब सवाल तो बोर्ड की बात नहीं रहती है ना, चाहे करना हो चाहे नहीं करना हो किसी को। मेरी बात है, बेसिक्स वही रहते हैं। और यही इतनी बात जानने के लिए, हाँ बस 5 मिनट, बस 5 मिनट तो इस सारी दुनिया तो इसी यही क्या है, इसी यही जानने के लिए दुनिया भर में खेल है, ठीक है ना? रुको अभी आ रहा है 2 मिनट। तो यही जानने के दुनिया भर में खेल है, ठीक है? ये आखिरी सवाल आप देख लीजिए, ये है आपका मास m, ये मास कैपिटल है, ठीक है? ये रेडियस है r, ये रेडियस है 2r, इनके भी इनिशियल डिस्टेंस 12r। इन दोनों को फ्री स्पेस में छोड़ा गया और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से इन्होंने अट्रैक्ट किया। फिर आगे बढ़िए, वहाँ समझ गए? As distance covered by the smaller body before collision is. अच्छा, अब स्मॉलर बॉडी कितनी दूरी ट्रेवल करेगी कोलिजन के पहले? ये पूछना है। तो कोलिजन जब दोनों करेंगी तो दोनों के सेंटर के बीच कितनी दूरी होगी? देखो, जब दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी तो दोनों के सेंटर के बीच कितनी दूरी होगी? 3r। Yes, sir. 3r, क्योंकि r एक का रेडियस 2r है, एक का रेडियस r है, तो कोलिजन के पहले दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा? 3r। और इनिशियल डिस्टेंस कितना है? 12r। यानी कुल डिस्टेंस कोलिजन के पहले तक ही चलेंगी 9। गलत चलाएंगी, बोलो ये नहीं कि 12r चलेंगी तब टकराएंगी, क्योंकि खुद भी तो मोटी है, खुद भी तो उनका रेडियस है, तो 9r जब चलेंगी तो आपस में टकराएंगी। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? तो अगर इसने डिस्टेंस x1 चली और इसने डिस्टेंस x2 चली तो x1 + x2 = 9r, पहला इक्वेशन। बात समझ आ गई? हम नेक्स्ट पढ़िए। Sir, next question. हाँ, नहीं उसको पूरी बात हो कंप्लीट। क्या पूछा है कि इसके द्वारा चली गई दूरी कोलिजन के पहले है? यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, तो मान लीजिए इसके द्वारा x1 दूरी चली गई, इसके द्वारा x2 चली गई, तो x1 + x2 = 9r। अब देखिए एक बात और है इसमें, एक कॉन्सेप्ट और है, क्योंकि इंटरनल फोर्स है इसलिए सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। कई बार मैं वही कॉन्सेप्ट यार घुमा फिरा के सारे सवाल में बोर्ड में भी लगाता हूँ और कंपटीशन में भी लगाता हूँ, ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। तो अब सेंटर ऑफ मास चेंज कब नहीं करेगा? जब m × x1 = 5m × x2, तब सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इनटू मास डिस्टेंस, ठीक है ना? ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, mm कट गया, सॉल्व करिए, आपको x1 की वैल्यू r के टर्म में निकल जाएगी, वही आपका आंसर। बात समझ? अच्छा सवाल था। अच्छा, गुड क्वेश्चन है। बात समझ? आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर देख लीजिए, निकाल लीजिएगा, फिर बाद में वीडियो कट कर दीजिए, वीडियो कट करिए।